वक्त दिफाई तजियाकार इकराम सहगल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सहगल साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इकराम साहब, जितनी उम्मीद नहीं थी भारत को उससे बढ़कर पाकिस्तान ने हमला किया है और काफी हद तक सिर्फ पौने 2 घंटे के अंदर ही इतना नुकसान कर दिया जितना 3 दिन में भारत भी ना कर सका। बिल्कुल जी, ये फोकस्ड और इंटेंस रिस्पॉन्स था जो हम तवक्को करते थे होगा और होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक दुश्मन को आप सही मानों में उसी के लैंग्वेज में आप सबक नहीं सिखाए तो कभी भी सबक नहीं सीखता। तो ये पुरानी एक वो थी कि अपने टाइम से और अपने बोलते हैं अपने वक्त के ऊपर अपने और जगह जगह चुन करके, और देखे जगह किस तरह चुना। आपने सिविलियन टारगेट्स को नहीं अटैक किया, आपने 20 बच्चों को नहीं मारा, आपने अटैक किया उनके मिलिट्री टारगेट्स को, और वो मिसाइल स्टोरेज साइट जहां से आपको पूरे मिसाइल आप पर बरसाए गए। तो बस मैं समझता हूँ कि मैं दाद देता हूँ आर्म फोर्सेस को। और इसी तरह उससे पहले उन्होंने साइबर अटैक करके उनकी ग्रिड स्टेशंस को नाकाम किया। 70% इलाका जो था वो डार्कनेस में चला गया। तो मैं कंबाइंड अटैक और ये अभी जारी है और अभी आगे देखिए क्या होता है। अच्छा इकराम साहब ये भी बताइएगा। जी जी इकराम साहब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरह ब्रह्मोस साइट हो, उधमपुर, पठानकोट, ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप, उड़ी, आदमपुर और इसके अलावा इनकी आर्टिलरी बेसिस को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तान ने इनको कमजोर किया है? बहुत बड़े लेवल पर जी। देखिए उनकी जो आपको याद होगा 65 की जंग से पहले भी आदमपुर, हलवारा, पठानकोट ये एयर बेसिस इनकी टॉप बेसिस है, फॉरवर्ड एयर बेसिस है, और जितनी भी आप पर अटैक्स आती है वो यहीं से वेरिएट करती है। तो ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्स है और मैं समझता हूँ बड़ी मेजर्ड और बड़ी सोच समझ करके साइट सिलेक्शन की गई है और इसी तरह करना चाहिए था। अपनी मिसाइल्स को किसी ऐसे जगह पर मुरीद के पर मारा और बावलपुर पर मारा और 20 बच्चों को टारगेट किया, ये नहीं कर सिविलियन। मैं बार बार पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में 2 दफा कह चुका हूँ, सिविलियंस को नहीं अटैक करे फौजी को, जहां पर आपकी कुछ रिजल्ट भी हो। तो मैं दाद देता हूँ, मैं सही बारों में मैं सोचता हूँ जिसने भी ये प्लानिंग की है, जिसने भी, और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। तो ये इसी तरह देखते हैं फिर अभी आगे, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ अभी। इकराम सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, पाकिस्तान कितना स्ट्रेटेजिक तौर पर, कितना डिसिप्लिन तौर पर खुद को मनवाने में कामयाब रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि हमारा टारगेट इंडिया में हरगिज सिविलियंस नहीं होंगे बल्कि भारतीय अफवाज होंगी, इसलिए हमें प्रोवोक ना किया जाए, क्योंकि अगर किया तो फिर दुनिया देखेगी कि हम भारत के साथ क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए ये तो पहले से आता है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर जब साइड होता है तो आप देखें दुनिया जो है वो ईरान के पीछे पड़ती है या नॉर्थ कोरिया के पीछे पड़ती है कि वो बोलते हैं ये दुनिया स्पेसिफिक है। पूरी दुनिया को पता है कि हमारी न्यूक्लियर जो वो है पोटेंशियल है वो खाली भारत के लिए है और वो भी डिफेंसिव है, वो भी एक काउंटर वेट है भारत के लिए, क्योंकि सो दैट भारत ये ना अटेम्प्ट कर सके। बट मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं भी हैरान हुआ हूँ कि जो हमारी काउंटर अटैक, मुझे तो ये पता था जरूर कि काउंटर अटैक जाएगी और सही मानों में जाएगी, लेकिन इतनी खूबसूरती से, इतनी क्विकली इन लोगों ने इतनी जगह नाकाम की है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ इसको जितना भी आप इसको खराज तहसील दे वो कम होगा। अच्छा इकराम साहब ये भी बताइएगा, हमेशा भारत का ये वतीरा रहा है कि पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान अगर इस किस्म का कोई एग्रेसिव इकदाम उठाता है तो भारत किसी जो है वो आलमी ताकत के पास जाता है और कहता है कि इस जंग से हमें निकालो। आपको भी लगता है कि इस सूरत हाल के बाद भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा की जाएगी भारत की जानिब से? देखिए भारत ने आप सर एक बाले के अटैक किया था, उसके बाद भारत के पास एक उसके अटैक में उनका थोड़ा सा काफी नुकसान हुआ, राइफल शैफल गई, दुनिया को पता चल गया, तो उन्होंने अटैक को कंटिन्यू किया ये ड्रोन्स के द्वारा के साथ, और वो बड़ी कोशिश में था कि यहां से ये बात रुक जाए, यहां से बड़े पावर्स आ जाएं, यूएसए आ जाए, चाइना आ जाए, रशिया आ जाए और ये सब चीजें यहाँ रुक जाए, सो दैट वो एडवांटेज जो उनको मिला है क्योंकि हमने अटैक किया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका है। तो पाकिस्तान ने तो पहले दिन से कह दिया था और पहले दिन से बड़ा क्लियर वाज़ेह तौर पर बताया था कि हम करेंगे, आप जितना भी करते हैं हम जवाब जरूर देंगे। और ये जब भी एक बुली होता है ना, दुनिया में याद रखें, जो बुली होता है बुली, उसके साथ जवाब यही होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया तो वो बार बार करेंगे।
ये चाहते थे कि जिस तरह इसराइल करता है हुती पर हमला, हिजबुल्लाह पर हमला और गाजा पर हमला, और उसका जवाब नहीं आता, ये चाहते थे कि इसी तरह ये इस जगह के इसराइल बन जाए कि वो करते रहे चीजें और जवाब उनको नहीं आए। तो अभी उनको थोड़ा सा समझ आई होगी और उनकी पब्लिक को समझ आई होगी, क्योंकि जब ग्रिड खत्म हुआ होगा और आदमपुर, हल्द्वारा, पठानकोट, ये तो बिल्कुल मेजर सिटीज के पास है, फिर इनको समझ आई होगी कि मामला जो ये प्रोपेगेंडा था, ये खाली प्रोपेगेंडा तक बेसिस था, इसमें इनकी सदाकत कोई नहीं था। अब सही मानों में जो सामने आ रहा है वो पाकिस्तान का वापस काउंटर अटैक वो आया है और वो इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इकराम सहगल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आदमपुर वो एयरबेस है जिसके जरिए ना सिर्फ सिखों पर हमला किया गया, पाकिस्तान पर हमला किया गया, बल्कि अफगानिस्तान पर भी हमला किया गया। क्या आपको लगता है कि अब अफगानिस्तान को समझ आ जानी चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं? हमारे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? क्या अफगानिस्तान पहचान कर पाएगा इस हमले के बाद? मैं समझता हूँ अफगान नहीं पहचानेगा कभी। दोस्त है दुश्मन है वो आप छोड़ दें, वो दूसरी बात है। अभी हमारा दुश्मन ये है इंडिया, उनसे बात करें। मैं अफगान की बात नहीं कहता, उन्होंने 40 साल उनके लिए मुसीबत की है और उन्होंने क्या किया हमारे साथ, छोड़े उनकी बात। ठीक है। अच्छा इकराम सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर मोदी की बात की जाए, ताकत का नशा है, इक़्तिदार की हवस है, अपने ही मुल्क में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर उसने पाकिस्तान में जारियत की है, तो आज जो अपने ही खित्ते में उसने 6 जगह पर मिसाइल्स दागे हैं, ये इस बईद नहीं है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? जरूर जी, वो उन लोगों ने किस इलाके में मिसाइल डाले? सिखों के इलाके में डाले ना, तो उनको सिखों से तो प्यार मोहब्बत नहीं है ना। और सिखों से अब देखे, सिखों को पता चल गया था, अगर कायदे आजम की बात तारा सिंह मान लेता और खालिस्तान उस वक्त कर देता तो ये बात ही नहीं होती, इस नौबत नहीं आती। उस वक्त तारा सिंह नशे में था, बात नहीं मानी, कायदे आजम ने खुली छुट्टी उनको बोल दी, देखे हम साथ मिल के रह सकते इनके बगैर, और उस वक्त नहीं माने। अब सिखों को समझ आ गई है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ठीक है। और मैं समझता हूँ इसके बाद इनको बहुत सख्त, आप कोई भी उनकी, आप हमारे खिलाफ फेसिंग कोई भी उनकी सिख यूनिट नहीं है, क्योंकि डरते हैं वो ये बगावत ना कर दें। लेकिन इकराम सहगल साहब, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आलमी माहिरीन के जी, जब पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे तो कुछ आलमी ताकतें हैं वो खामोश थीं या उनकी जानिब से इतना जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत पे हमले शुरू कर दिए तो उनके मौक़िफ़ में सख्ती आ जाएगी, तो ये आलमी सतह पर भी मुनाफिकत का सिलसिला जो है वो जारी है, जारी रहेगा जी, आप एक्सपेक्ट मत करें। देखिए इसराइल जो करता है इर्द गिर्द अपने, उसका कौन जवाब देता है? सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं और अफसोस की जाहिर कर देते हैं, कुछ नहीं करता। जो ताकत के साथ, ताकत का मुकाबला ताकत के साथ होता है। जब तक उसको आपके दुश्मन को पता नहीं चले कि उसको जवाब मिलेगी और फिर दुनिया को भी पता चले कि जवाब मिलेगा, फिर वो बीच में ठीक तरह आएगी। अभी तो बोलते हुए करो भारत बहुत बड़ी मुल्क है, उनकी बड़ी तवक्को है, उनके पास राफेल फाइटर्स है, उनके पास जहाज है, उनके पास ओवरवेलमिंग सिक्योरिटी है, दुनिया को पता चल गया। तो यही चीज 62 की जंग में जब चीन ने इसका भांडा पूरा खोला था उसी वक्त पता चला था। और बाद में आप जहां पर कई मानों में आपके साथ देते इस दफे आपने बड़े बजट तौर पर आपने बार बार उनको कहा कि जवाब आएगा और अच्छी तरह जवाब आएगा, और आज वो जवाब गया और आप देख लेंगे ये जवाब खत्म नहीं हुआ भाई साहब। ये अगर आप समझते जवाब खत्म हुआ नहीं है, ये तो हमारा फर्स्ट वेव है। अब सेकेंड वेव और थर्ड वेव जब जाएगा फिर आप देखिए क्या होता है। इकराम साहब, मैं चाहूंगा जरा नाजरीन के लिए वाज़ेह तौर पर जरा बताएं आपको कि इकराम सहगल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को बताते चले कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। इस वक्त पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं, जबकि मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से वाज़ेह तौर पर भारत को सख्त तरीन जवाब देने का वाज़ेह पैगाम दिया गया है। और अब वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब
तलब कर लिया है। हुकूमत की जानिब से भी अब वाज़ेह तौर पर इक़दामात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। वाज़ेह तौर पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकराम साहब, बताइएगा, ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब किया गया है, ये मौजूदा सूरत हाल में इसकी क्या अहमियत है? बहुत बड़ी अहमियत है जी, बिकॉज नेशनल कमांड अथॉरिटी की जब कमांड होती है वो फिर न्यूक्लियर मीन्स आ जाती है, और वो तब तक नहीं होता जब तक उनको कुछ इत्तला नहीं मिली होगी कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को वेपनाइज किया है। तो इसलिए ये एक तशवीशनाक डेवलपमेंट है, लेकिन जरूरत है, क्योंकि अगर आप इंडिया करता है तो पाकिस्तान को भी तैयार होना चाहिए रिस्पांस के लिए। पाकिस्तान की देखिए न्यूक्लियर पैरिटी में ये होता है कि फर्स्ट स्ट्राइक एबिलिटी हमारे पास है, लेकिन हमने जरूर कहा हुआ है कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ इंडिकेशन जरूर पाकिस्तान को आई होगी कि उनने अपनी न्यूक्लियर मूवमेंट्स की है। तो जब न्यूक्लियर मूवमेंट्स करेगा तो पाकिस्तान को तो ये वाजिब आता है कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल बोलते ना गवर्नमेंट की ये एक्चुअली बोलते हैं कि उनकी इम्पेरेटिव है कि वो अपनी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी करे। अगर उनको ठीक है, इकराम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।